Hello students. So today we are starting with new chapter chemical kinetics. So before starting this chapter, I want you to know what is its importance in your as a knowledge, as a एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से कैसे कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं, और इसके अलावा कि यहाँ हम क्या ऐसा स्पेशल सीखने वाले हैं जो अभी तक हमने सीखा नहीं था। तो आइए थोड़ा सा हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ मैं आपको। जब आप थोड़े छोटे थे, 10th में पढ़ते थे, देन फर्स्ट टाइम यू कम टू नो व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, व्हाई टू स्पीसीज रिएक्ट। आप केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। फिर आप थोड़े बड़े हो गए, आप +1 में आए, देन यू स्टार्ट स्टडिंग दैट व्हाई टू एटम्स कंबाइन, व्हाई टू एटम्स रिएक्ट। आप थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो +1 में पढ़ा था, उसका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है व्हाई टू एटम्स कंबाइन, क्योंकि उसमें वही सिखाया गया कि वो एटम कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर उनके रिएक्ट करने की टेक्निक्स को समझने के लिए, प्रोडक्ट क्या क्या वहाँ से बनना है मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी आपने पढ़ी बिसेपर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस तरह से आपने डिटेल में सीखा। आपने आज तक रिएक्शंस के बारे में इतना कुछ सीख लिया, लेकिन क्या आपने कभी आज तक रिएक्शन की स्पीड को सीखा? क्या आपने कभी कहीं पे इस चीज़ को पढ़ा कि दो रिएक्शन की स्पीड जो है उससे कोई कंसर्न चीज़ पढ़ी? कभी नहीं, क्योंकि आपने आज तक रिएक्शन की स्पीड को पढ़ा ही नहीं। और क्या इसको पढ़ना जरूरी है? मुझे लगता है बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने कुछ एक रिएक्शंस को कंपेयर किया, मैं बोर्ड पे आपको ये चीज़ दिखाना चाहूंगा ऑन द बोर्ड। हम चैप्टर करने जा रहे हैं आज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम सीखते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन को यहां पे कहा जाता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन को यहां पे क्या कहा जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन का दूसरा नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्यों पढ़ना जरूरी है, मैं दो रिएक्शन का एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। पहला रिएक्शन है Na पॉजिटिव रिएक्ट विद Cl नेगेटिव टू गिव NaCl। मैं कहता हूं दिस इज द रिएक्शन ऑफ आयंस, और आप याद रखिएगा दुनिया में सबसे फास्ट रिएक्शन आयंस के होते हैं। दे टेक ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। एक सेकंड जो है ना उसका भी फ्रैक्शन, छोटा सा पार्ट, उसी में रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। दे आर वेरी वेरी फास्ट, दे कंप्लीट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं इसी से कंपेयर एक और रिएक्शन करूं, चेंजिंग ऑफ डायमंड, डायमंड जो कि बहुत महंगा होता है क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इसको पूरी तरह से डिकम्पोज होने में, मिलियंस ऑफ ईयर तक इसकी लाइफ होती है, लेकिन इसकी डेथ जरूर होती है और ये कन्वर्ट होता है इनटू ग्रेफाइट, स्लोली स्लोली ग्रेफाइट में। तो ये ग्रेफाइट में कन्वर्ट हुआ मिलियंस ऑफ ईयर्स में। अब देखिए ये भी कन्वर्शन है, ओल्ड bonds are broken, new are formed, newer type of substance is formed, here again new type of substance is formed. Both are chemical reaction. What one reaction takes a fraction of second to complete and other take millions of years to complete. A big difference between their speeds. So speed is important concern. इसीलिए मुझे स्पीड को पढ़ने में और स्पीड को पढ़ाने में मेरा दिलचस्पी हुई, मेरा इंटरेस्ट बना कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर की मुझे महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। ये था कि ये सीखने के लिए मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में इसका क्या वेटेज है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का आएगा। यहाँ से अगर आपको 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, 99.9% नहीं 100%। हाफ लाइफ पीरियड मेथड लिख लीजिए कॉपी के ऊपर। हाफ लाइफ पीरियड मेथड के ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, और उस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है। वो हर साल आता है, आपको भी आना ही है। तो वो यहाँ से आएगा। अगर वो 2 मार्क्स का आता है तो आपको 3 मार्क्स का कोई और आएगा। अगर वो 3 का आता है तो 2 का और आएगा। अगर वो 2 का आता है तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई यहाँ से उठेगा और 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन। और अगर वो 3 का आता है तो 1 मार्क्स में कोई पार्ट नहीं आएगा, 2 मार्क्स का एक और। इस तरह से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, और एक मैंने आपको बता दिया वो ही आना है, हाफ लाइफ पीरियड। ओके, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कहूं तो ये वो चैप्टर है जिसके ऑब्जेक्टिव्स मुश्किल नहीं होते, लेकिन अगर हम इनकी प्रैक्टिस ना करें तो ये लगभग ऐसे होते हैं जिनको वो ही कर पाते हैं जो कुछ करने के लिए
पहले प्रैक्टिस के साथ एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में गए होते हैं। अगर आप जनरल जो प्लस टू में सीखा है उसके बेस पे जाएंगे और आप स्पेसिफिक तैयारी नहीं करेंगे तो मैं नहीं मानता कि आप सिर्फ इस क्वेश्चन को वहाँ पे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाओगे। ये वही क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं उन बच्चों से जो सिर्फ तसल्ली के लिए वहाँ पे टेस्ट देने आए हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसे बिना तैयारी के नहीं किया जा सकता। हाँ, ये चैप्टर बहुत ईजी है, अगर इसको आप सीख लें तो आप उनको कर सकते हैं विद सम प्रैक्टिस। ये और आते कितने क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, मिनिमम 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। मिनिमम एक न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा और एक थ्योरेटिकल बेस्ड। मिनिमम, मैक्सिमम 5 तक आ सकते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस इसका है। ये 2 और 3 और 5 मार्क्स जो है ये मेरिट में बहुत अहम रोल करते हैं। वहाँ पे एक एक मार्क्स पे कितने बच्चे बैठे होते हैं, यू नो बेटर अबाउट दैट। सो इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दैट मेरिट लिस्ट। सो अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। आइए इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिस्कशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने इस चैप्टर में बात की कि इस चैप्टर में लेना देना है रिएक्शन की स्पीड से, इसलिए मैं स्पीड पे आऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को कहा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर स्पीड ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने का फार्मूला क्या है और क्यों है, मैं आपको बता दूं। स्पीड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला क्या है? सपोज वी हैव अ रिएक्शन A plus B. A moles of A, B moles of B are changing into C moles of D and D moles of D. Suppose ये हमारे पास रिएक्शन है जिसमें A plus B रिएक्ट कर रहे हैं और C plus D बन रहे हैं। A के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल a है, B के नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर बता रहा है कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसके कितने पार्टिकल हैं बीच में, ये रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का रेट कैसे निकाला जा सकता है? ये कहता है कि इसका रेट 4 वेज है निकालने के। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के कितने वेज हैं? 4 वेज। और वो क्या क्या हैं? पहले कहता है 1/a dA/dt, या फिर और -1/b dB/dt, या फिर 1/c dC/dt, या फिर 1/d dd/dt। ये भी रेट निकालने में के लिए फार्मूला सही है, ये फार्मूला भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक थ्योरी पे लेना चाहूंगा जिस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी, जिसे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक पास्टुलेट में डिस्कस करूंगा जिसके बेस पे ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। वो कहता है टू रिएक्टेंट्स कैन नॉट चेंज इनटू प्रोडक्ट अंटिल दे कंबाइन, दे कोलाइड। जब तक दो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे, आपस में टकराएंगे नहीं, वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि आपस में टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है इनका, तभी प्रोडक्ट बन रहे हैं। हो क्या रहा है? प्रोडक्ट बनने के लिए ये थोड़े थोड़े धीरे धीरे A प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, C प्लस डी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। A और B की कंसंट्रेशन कम 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 होती जा रही है और C प्लस डी की कंसंट्रेशन बढ़ती 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 जा रही है। इसीलिए यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट की फॉर्म में जब लिखा तो -7 लगाया, यहां भी और यहां भी, क्योंकि A और B रिएक्टेंट हैं और उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट ये हैं, ये बन रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इसलिए इसके साथ मैंने प्लस लगाया। पहली बात। दूसरी बात, मैंने ये बताया कि इस रिएक्शन के दौरान A की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। बिग ब्रैकेट मींस कंसंट्रेशन प्लस 1 में पढ़ा आपने। कंसंट्रेशन ऑफ A में चेंज आ रहा है विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कंसंट्रेशन A की कम 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 को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन, और चेंज हो रहा है विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए। माइनस साइन ये भी कम हो रही है, चेंज हो रही है विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ बी भी। ये भी चेंज हो रही है सी की, लेकिन प्लस का मतलब वो बढ़ रही है, विद टाइम बढ़ रही है। ये भी विद टाइम बढ़ रही है प्लस। और नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा 1 करके लिखा जाता है। ये फार्मूला लिखने का तरीका होता है। तो इसमें से आप किसी एक टर्म, किसी एक इसको 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 या इसको, इन चारों में से किसी एक टर्म को लीजिए और उसकी वेरिएशन कंसंट्रेशन में विद टाइम लीजिए और उससे आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं फ्रॉम द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट्स। तो ये तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का कि आप इसे dy dt विद टाइम
differentiating, changing with time, changing with time, changing with time, changing with time. Concentration of A, B, C, D सबकी चेंज हो रही है, इसकी कम हो रही है, इसकी कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है, कम होने वाले माइनस और बढ़ने वाले प्लस। तो इस तरह से 4 वेज है रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट इज instantaneous rate of reaction and second one is average rate of reaction। आइए इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैं किसी बच्चे को कहता हूं कि वो अपने स्कूल से मार्केट की तरफ को रोड की तरफ से दौड़ लगाए, क्या वो एक ही स्पीड से, जिस स्पीड से स्कूल से दौड़ेगा मार्केट तक पहुंचने तक उसकी स्पीड सेम होगी? नहीं। स्टार्टिंग में जब उसकी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, धीरे धीरे स्पीड कम 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 होती जाएगी। लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो मैं बात करूंगा, ये स्कूल है, यहां से बच्चा दौड़ा यहां मार्केट तक। इंस्टेंटेनियस मतलब यहां पे जब टाइम इतना है तब उसकी स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस एग्जैक्ट। यहां पे क्या है, इस टाइम पे क्या है, यहां पे क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम। स्पीड एट ए पर्टिकुलर टाइम मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन फॉर्म में अगर मुझे कहना हो तो कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन का भी ऐसा ही है, शुरू में रिएक्शन फास्ट होता है क्योंकि शुरू में नंबर ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। धीरे धीरे प्रोडक्ट बन जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उनके बीच में कोलिजन भी कम हो जाएंगे, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस का लेना देना पर्टिकुलर टाइम से है कि इस टाइम पे स्पीड क्या है, ये नहीं कि शुरू में क्या थी लास्ट में क्या थी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का लेना देना एवरेज से है। यहां की कोई 2 पॉइंट पे स्पीड ली, 3 पॉइंट पे ली, तीनों की स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम स्पीड ली, डिवाइड की और एवरेज स्पीड निकाल ली कि वो एवरेज इतनी स्पीड से चला, कभी उससे ज्यादा हुआ कभी उससे कम हुआ, पर एवरेज रिएक्शन की स्पीड ये रही, तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देता है। तो ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं बात करता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने सीखा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के फार्मूला निकालने का तरीका क्या है। यहां पे नेगेटिव साइन का मैथमेटिकली कोई रोल नहीं है, मैथमेटिकली इट्स सिग्निफिकेंस इज जीरो, इट हैज ओनली सिग्निफिकेंस टू शो द चेंज इन द कंसंट्रेशन। नेगेटिव साइन इज शोइंग द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन एंड पॉजिटिव साइन इज शोइंग इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। सो यू मस्ट नो दिस। और उसके बाद हमने सीखा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो हमने सीखा इसका रोल क्या है, क्या इसकी हेल्प से हम कोई न्यूमेरिकल हमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है? बिल्कुल, यहां से भी एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बनता है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में भी कंपटीशन में भी। आइए कोई एक एग्जाम्पल ऐसा कुछ सॉल्व कर लेते हैं। राइट डाउन द न्यूमेरिकल फॉर ए एलिमेंट्री रिएक्शन। राइट डाउन for a elementary reaction 2a plus b changing into 3c, the rate of appearance of c rate of appearance of c at time t is 1.3 into 10 raised to power minus 4 mole per liter per second. Calculate a rate of the reaction and rate of disappearance of a। एक आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसे हमें अब सॉल्व करना है।
आइए इससे नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है? मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे आते हैं, 1/2, क्योंकि वो रिएक्टेंट है इसलिए -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, या फिर यहां पे 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस डी बी अपॉन डी टी, या फिर प्रोडक्ट है 3 को 1/3 एंड क्या कहा था मैंने, प्लस साइन के साथ आएगा बिकॉज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका। ये आ गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह तरीकों से निकाला जा सकता है। अगर इसके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन की तो क्या आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, हमें सी की फॉर्म में कंसंट्रेशन दी है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दिया है, इसलिए सी की फॉर्म में करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ सी। सो व्हाट इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻³ जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 4.33 इंटू 10⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन। आपका दूसरा पार्ट जो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हमें इस चीज का आइडिया देता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से। ये कहता है कि ये तो हमें पता लग गया, सी की फॉर्म में हमें पता है इसलिए इसे लेंगे हम, और निकालना क्या है, ए की फॉर्म में। तो सी और ए को कंपेयर करूंगा मैंने बी को क्यों नहीं किया, मैंने ए और सी को क्यों किया, क्योंकि ए को निकालना है वो यहां से आएगा और सी के बारे में मुझे कुछ आइडिया मिला क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको लूंगा क्योंकि इक्वल होते हैं, सेम ही है। तो क्या आ गया, -1/2 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो मुझे निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, मींस मुझे निकालना है डी ए अपॉन डी टी। तो ये उस तरफ चला गया, माइनस प्लस वाला माइनस हो गया, 2 पर गया, 2/3 डी बाई डी टी। कंसंट्रेशन ऑफ सी कितनी दी है, तो ये आएगा -2/3 और ये दिया है 1.3 इंटू 10⁻³ जब आप इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल सी द आंसर विल बी 8.66 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये माइनस साइन यहां के बजाय मैं इसको इसी तरफ ले लेता हूं, -DA/dt। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो डिसअपीयरेंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन, इसलिए नेगेटिव इस तरफ लिया, तो -DA/dt की वैल्यू ये आ गई। तो इसमें स्पेशल क्या सीखे हम, स्पेशल ये था कि मुझे यहाँ पे ए के बारे में पूछा गया जबकि ए की कंसंट्रेशन नहीं दी थी। यहाँ पे कभी भी किसी एक की वो किसी और की दी होगी और पूछेगी किसी और की, तो आपने उनको इक्वलाइज करना है, उनकी इन टर्म्स को 2 और 3 को आपस में बैलेंस करना है और इस तरह से दूसरी का रेट आप और उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद भी सॉल्व करेंगे। आई वॉन्ट यू कि आप भी इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करें। और अभी मैं एक बार लाइट डालना चाहूंगा उन चीज़ों पे जो अभी तक हमने डिस्कस की। वो ये थी कि इस रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तीसरा उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, चौथा उसको रिप्रेजेंट करते हुए नेगेटिव साइन रिएक्टेंट के साथ क्यों आता है, जस्ट द मैटर ऑफ significance is just to show the decrease and increase in concentration, no mathematical significance। और चौथी पांचवी बात कि इसके ऊपर हमें इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट कैसे निकालने हैं, एंड नेक्स्ट कि न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर किस तरह से आएंगे और हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। सो दिस इज एवरीथिंग आई वांट टू डिस्कस टुडे। ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। आप इसके थ्रू इसमें घुसने की कोशिश करिए, कल हम इसको थोड़ा अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। पर फॉर दैट you need to study, you need to read out all these things in detail from your book. When you will read them, you will have a different kind of visualization and knowledge about the chapter. Then it will become more interesting for us to discuss tomorrow something about this chapter. So see the video at least 2 times for the better clarification. Take care, stay home, stay safe. Bye.